स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत वापस विकास दर की रफ्तार हासिल कर सकता है। जिस तरीके से कोरोना संकट से पहले भारत की विकास दर की रफ्तार खासी तेज थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद बहुत जल्द भारत दुनिया की 3 बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हो जाएगा और आर्थिक विकास की दर शायद हम डबल डिजिट को पहुंचाने में कामयाब हो पाए। लेकिन 2020 की शुरुआत में कोरोना संकट के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया और इससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग संगठनों की बैठक में साफ किया है कि भारत के पास वो मादा और क्षमता है कि हम वापस विकास दर को हासिल कर लें, वो विकास दर जो तेज हो और समग्र हो। तो आज समझेंगे कि कोरोना संकट के बीच हमारे सामने ये चुनौती कितनी बड़ी है, वो रास्ते क्या हो सकते हैं जिनके जरिए भारत विकास दर को पुनः हासिल कर ले, और इसे समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे सर, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ दिलीप चिनॉय सर हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर जगन्नाथन सर हैं, जो कि आर्थिक मामलों पर बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। शुरुआत मैं दिलीप चिनॉय सर आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जो लक्ष्य है या जो मैं कहूं कि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है विकास दर को वापस पटरी पर लाने की, उसमें एक बड़ा रोल या एक पहिया उस गाड़ी का वो है उद्योग संगठन, उद्योग जगत। कैसे आप देखते हैं और किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री के उस क्षमता को जिसका उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो क्षमता है और हम वापस उसे हासिल कर सकते हैं जल्द। तो कभी जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बोला था टू ब्रिंग ग्रोथ बैक अगेन, जो उन्होंने जो नारा दिया था, और इंडस्ट्री संगठनों से एक अपील की थी कि वो उनका गवर्नमेंट का सहायता करते और ग्रोथ वापस लाने में। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म है, और वो है जैसे कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो कोविड पैकेजेस, आत्मनिर्भर भारत के जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो, उनका जो पूरे जो उसका एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड उसको कैसे करें। अगर एग्रीकल्चर का 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, या वो जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने जो कहा है, अगर उसको एग्जीक्यूट करने में इंडस्ट्री सामने आए, जो नेगेटिव ग्रोथ है स्टील सीमेंट अभी, वो बिल्कुल पॉजिटिव में बढ़ सकता है, रोजगारी क्रिएट हो सकते हैं और एक तरीके से पूरा जो फार्म सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरे जो उन्होंने और सेक्टर्स में, जैसे उन्होंने अभी रविशंकर प्रसाद ने कल ही ये 50,000 करोड़ का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पैकेज अनाउंस किया है, तो उसको हम कैसे लेके जाएं इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करवाएं और उनका प्रोडक्शन शुरू करें। तो ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स, एपीआईज जो फार्मा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का है, उसका पैकेज। तो इंडस्ट्री संगठन अपने उद्योग के जो मेंबर्स हैं उनके पास से पैकेज लेके जा रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट करने के लिए और काम करने के लिए शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो है जो मीडियम टर्म के हैं, जो उन्होंने काफ़ी जो सेक्टर्स बहुत ही नेगेटिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री से बात हुई थी कि सिनेमा हॉल्स को कैसे खोलें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे बढ़ाएं, और इनको एक जो सेक्टर्स बंद है और सेंटर स्टेट पार्टिसिपेशन की एक ज़रूरत है। तीसरा है जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा था, जैसे फिक्की ने एक फर्नीचर्स का जो उन्होंने जो जिक्र किया था, और एयर कंडीशनिंग का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, उसको हम कैसे इन्वेस्टमेंट लाए और उनको इम्प्लीमेंट करें और ऑन द ग्राउंड प्रोडक्शन शुरू करें। तो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। इसमें 3 चीजें की जरूरत है। पहले, स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अबाउट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। अभी भी कई स्टेट्स जो है वो मूवमेंट ऑफ पीपल को एक तरीके से नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं।
दूसरा है जो रेलवेज को और स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन को ये ट्रेन्स और बसेस शुरू करने हैं, क्योंकि जो श्रमिक जो अपने गांव वापस चले गए थे और कई श्रमिक हैं जो होली के लिए गए थे और वो वापस नहीं आ पाए क्योंकि कोई साधन नहीं था, तो उनको एक वापस आने का एक परिस्थिति की योजना करें कि वो आकर के, क्योंकि अब से सबसे बड़ी जो समस्या इंडस्ट्री में है कि लोग काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, चाहे कुछ इंसेंटिव दो। तो ये दूसरा है। तीसरा है जो पूरा लॉजिस्टिक्स में जो हम फोकस दे रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस दे रहे हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड और ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दें तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ये आगे हो सकता है। पांडे सर, जिस तरीके से दिलीप साहब ने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग और जो कहां पर फोकस करना है उसका जिक्र किया, अब इस वक्त में जब देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी पर ही फोकस था लॉकडाउन के बीच में, लेकिन जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, कई राज्यों ने इसे खोल दिया है, तो ऐसे में अगर विकास दर को वापस हमें पटरी पर लाना है तो आपके नजरिए से शुरुआती स्तर पर क्या पहले वो स्टेप होने चाहिए सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से? ये समय ऐसा है जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स में जो सुधार किए गए हैं, जिनका मकसद ये है कि इस पीरियड को हम यूज करें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए। तो जैसे रेलवेज है, हाईवेज हैं, पोर्ट्स हैं, जितना भी लॉजिस्टिक्स है, और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर है, डिफेंस है, तो एयरपोर्ट्स हैं, तो ये इन सब में जो काम करना है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बैंक क्रेडिट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये एक ऐसी लेटेंट डिमांड है जो कि इस समय हम जो काउंटर बैलेंस कर सकती है कंज्यूमर डिमांड को, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। रेंटल हाउसिंग का जैसे जिक्र किया, तो अभी जो भी ये आत्मनिर्भर अभियान में जो पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स है, सेक्टोरल रिफॉर्म, उनका मकसद यही है कि इन सारी चीजों में जो इन्वेस्टमेंट्स अटके हुए हैं, कोल है, माइनिंग है, और हेल्थ केयर तो अपनी जगह है ही। अभी इस समय कोरोना के समय देश उभरा है एक रिलायबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे, और ये ज्यादा ग्लोबल रिलायबल फार्मेसी तब बन सकती है जबकि हम पूरी तरह से क्वालिटी कंट्रोल्स पर भी ध्यान दें, और जो हमारी एपीआईज पर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको भी हम रिड्यूस करने के लिए काम करें। तो ये इतने ऐसे मौके हैं जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए और क्रेडिट को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत स्कोप है। ओके, तो जगन्नाथन सर, अगर मैं कोविड इरा से पहले की बात करूं, क्योंकि वहां पर जो जीडीपी में मेजर रोल था, वो जो पैरामीटर सेक्टर थे, चाहे वो मैं कहूं कि सर्विस सेक्टर की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, और आफ्टर कोविड क्या ये पैरामीटर बदल जाएंगे? क्या जो शेयर है उन सेक्टर्स का वो बदलेगा और नए सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा अहम होगा जहां फोकस करना है? हाँ जी, ये कोविड के बारे में, कोविड के बाद में बहुत कुछ सेक्टरल एम्फोसिस शिफ्ट हो जाएंगे। एक तो पहले का जो था हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग भी स्टैटिक था, सर्विसेज उभर रहा था, जैसे कि जहाँ के 50-60% जीडीपी सर्विसेज से आ रहा है। कोविड के कारण सर्विसेज में मैक्सिमम इम्पैक्ट हुआ है, और उसके पहले जीएसटी के कारण भी सर्विसेज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि सर्विसेज में ज्यादा सेट ऑफ्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट्स का बहुत सेट ऑफ्स होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी से बहुत फायदा मिला उनको। लेकिन अगर सर्विसेज देखें, ज्यादातर उनका एम्प्लॉय होते हैं, ज्यादा लेबर होता है या और कोई इंटेंजिबल इनपुट्स होता है, उसके कारण सर्विसेज जब आप सीधा आपने 18% कर दिया, वो सब सर्विसेज स्लो हो गए, और सर्विसेज मैक्सिमम इम्पैक्ट हुए थे कोविड के पहले, और कोविड के बाद सर्विसेज और भी इम्पैक्ट हुए, क्योंकि सर्विसेज हाई टच सर्विसेज होते हैं। जैसे कि आप बस सर्विस रन करें या बार्बर शॉप रन करें, ब्यूटी पार्लर रन करें, सबको पास में रह के काम करना पड़ता है। अगर आप टोटल ये मौका है एक्चुअली कि आप जब स्टिमुलस देने वाले हैं, अभी तक तो डिमांड स्टिमुलस नहीं दिया, अपने मीडियम टर्म सप्लाई स्टिमुलस दिया है, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स नए जगह पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप
डिमांड स्टिमुलस करना चाहते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड जीएसटी आपको काटना पड़ेगा, विद सर्विसेज में थोड़ा ज्यादा ही काटना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी के 7-8 रेट्स हैं उसको अगर आप 3 कर सकते हैं, 5, 15 और 25, तो जीएसटी में भी सुधार आएगी, डिमांड बूस्ट स्टिमुलस भी हो सकता है। जैसे कि 2008 में हमने एक्साइज ड्यूटी अक्रॉस द बोर्ड कट किए थे, सर्विस टैक्स भी कट किए थे। इस बार हमें वही करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हम जीएसटी में भी परिवर्तन ला सकते हैं जिससे वो रैशनल हो जाए। अभी बहुत सारे रेट हैं, 1% रेट है, 3% रेट है, एक रेट है जिसमें विद इनपुट टैक्स, विदाउट इनपुट टैक्स, इतना कॉम्प्लेक्सिटी कर दिया हमने कि उसको सिंप्लीफाई करना है। इसलिए 3 रेट स्ट्रक्चर करना चाहिए, वैसे वो खुद अपने आप स्टिमुलस बन जाएगा और सर्विसेज को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, वही करना चाहिए हमें। तो क्या ये कहा जाए कि इस वक्त इंडस्ट्री के पास लिक्विडिटी भी है, प्रोडक्शन के लिए तैयार भी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है डिमांड को, और डिमांड के लिए जैसा कि जगन्नाथन सर कह रहे हैं कि स्टिमुलस की जरूरत है, एक पैकेज की जरूरत है जो कि डिमांड ओरिएंटेड हो और डिमांड पर ही फोकस करने की जरूरत है, चाहे वो सरकारें हो या फिर अलग अलग दूसरे सिस्टम हो। बिल्कुल सही कवि, जो जगन ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, और ये जो है ये इसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो यूरोप में एयरलाइंस शुरू कर रहे हैं, होटल शुरू कर रहे हैं, टूरिस्ट शुरू कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जुलाई और अगस्त उनके हाई डिमांड होते हैं टूरिज्म और एयरलाइंस और होटल्स के लिए, क्योंकि अगर ये सीजन चला गया तो कुछ भी उसके बाद करोगे तो सीजन के जो कमाई है वो और ग्रोथ है वो वापस नहीं आएगी। तो इसलिए इंडिया में जो अभी जो सीजनल डिमांड है, जैसे वाइट गुड्स है, एयर कंडीशनर्स है, ऑटोज है, जो अभी सीजनल डिमांड है, इसमें अगर हम डिमांड स्टिमुलेट करें, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लोन मेलर्स किए थे। उससे 2-3 चीजें हुए थे। एक तो जीएसटी कलेक्शंस बढ़े थे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आया था, दूसरा डिमांड जनरेट हुआ था, और तीसरा जो वहाँ के जो लोकल इकोनॉमीज हैं उनको काफी फायदा हुआ था। तो वैसे एक तरीके से करें। और जो जगन ने कहा था कि जीएसटी पे, क्योंकि जीएसटी में अभी कुछ खास बदलाव नहीं आया है, क्योंकि स्टेट्स और सेंटर को अग्री करना पड़ेगा, और ये स्टेट्स अगर पुश करे सेंटर को कि जीएसटी में अभी वो रिडक्शन लाइक चाहे 2 महीने के लिए हो या चाहे 3 महीने के लिए हो, जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जो इन्वेंट्री क्लियर होगा उसका काफी फायदा होगा पूरी इकोनॉमी में। तो वो एक डिमांड स्टिमुलेशन का, जैसे जगन्नाथ जी ने कहा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि अभी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन अभी फुली तरीके से खुला नहीं है, तो अगर आप देखें सिरेमिक्स के वेयर हाउसेज और रिटेल और जो मॉल्स में और जो मार्केट्स में दुकानें थे वो खुले नहीं थे। तो अगर इन्वेंट्री है अभी सिस्टम में तो कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा जब तक इन्वेंट्री क्लियर नहीं होगा। तो इस इन्वेंट्री क्लियरेंस के लिए अभी मार्केट्स खुलने चाहिए। जो उन्हें कर्फ्यू जो कम किया है 9 PM to 5 AM, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मार्केट्स ज्यादा देर खुलेंगे और जो पेंट अप डिमांड है वो एक तरीके से बहुत फायदेमंद होगा। जो इसेंशियल कमोडिटीज है और जो फूड प्रोडक्ट्स में है, अभी उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डिमांड है, उसकी प्रोडक्शन चल रही है और उसका जो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो अगर आप सिलेक्टिवली, जैसे उन्होंने 2008 का एग्जांपल दिया था, वो बहुत फायदेमंद होगा डिमांड स्टिमुलेट करने के लिए। जगन्नाथन सर, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो चीन की कंडीशन है और जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो में उसकी ताकत कब हुई है और जो मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था वो शिफ्ट होता दिख रहा है, तो क्या वो भी एक फील्ड है जहां पर आपको लगता है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है और वो ग्रोथ को ड्रिवन करने का मादा रखता है, ताकत रखता है? हाँ, वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करने के लिए आज पैकेट दें, जैसे कि चिनाई साहब ने कहा कि 50,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, या ड्रग API जो कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यहाँ बनाने के लिए कुछ इंसेंटिव पैकेज है 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप इस साल में लागू करेंगे, उसका बेनिफिट आपको अगले साल या उसके बाद में मिलेगा। ये सब सप्लाई साइड इंसेंटिव से जो इस साल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जरूरी है वो करना चाहिए। इसलिए
अगर हम ये सस्टेन पैकेज करें जहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, यहाँ के ना हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पोर्ट जाके एक्सपोर्ट करने में चीन में जहाँ अगर $2 पर एक्स टन हो, यहाँ पे $4 होगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को आपको बहुत कम करना पड़ेगा, तभी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने में इंसेंटिव बेस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको लॉजिस्टिक्स और पावर कॉस्ट कम करने पड़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। पारे सर, लेकिन प्रोडक्शन लाइन में एक और चीज जो क्या हर्डल्स के तौर पर है जो दिखती है, जिस तरीके से माइग्रेशन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन लेबर का, उसके चलते वहां पर आपको लगता है कि ये अगर हम फुल स्पीड में या पूरे की पूरे शिफ्ट के साथ काम शुरू होता है प्रोडक्शन का, वहां पर एक ये हर्डल है जिसको हमें शुरुआती लेवल पर ही चेकआउट करना होगा। जी हाँ, उसके लिए तो कुछ राज्यों ने पहल की है और एज एन इमरजेंसी मेजर वर्किंग आवर्स को एडजस्ट किया है जी। और ये एक टेम्परेरी मेजर है, इट इज नॉट सपोज टू बी ए परमानेंट मेजर ऑफ एक्सटेंडिंग वर्किंग आवर्स, दैट विल बी the violation of labor right. So that emergency measure can help boost the thing and also help in maintaining social distancing schedules. But जैसा कि अभी जगन्नाथन साहब ने कहा कि जीएसटी को मॉड्यूलेट करके फॉर द टाइम बीइंग जो डिमांड के है, तो वो उसका तो इसको वो काफी पहले से रहा है। हमारे जो अभी एवरेज जीएसटी रेट्स हैं, क्योंकि उसका बेस वाइड नहीं है और पूरी वैल्यू एडिशन चेन सारे प्रोडक्ट्स की कवर नहीं है, इसलिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर बहुत हाई दिखाई देता है। तो इसलिए हमेशा से टेक्निकल एक्सपर्ट्स का तो हमेशा से ये रहा है, जब से शुरुआत में भी हुआ था कि 16% हो, अक्रॉस द बोर्ड हो एवरेज, तो वो रेट्स में रैशनलाइजेशन की गुंजाइश है। और जो कई प्रोडक्ट्स अभी बाहर हैं जीएसटी नेटवर्क से, उनको लाने की उसमें गुंजाइश है। और अक्रॉस द वैल्यू एडिशन नेटवर्क उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ट्रांसमिट हो तो इसमें हो सकता है। लेकिन जहां बेसिक इनकम डेफिसिट्स हैं, तो वहां पर मार्जिनल जीएसटी कट करने से डिमांड पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें बैलेंस करना है। कंजम्पशन डिमांड, हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं है। लेकिन ये ऐसा वक्त है कि जो हम अगले 1-2 साल हम इन्वेस्टमेंट पर फोकस करके एक लॉन्ग टर्म बजाय शॉर्ट टर्म फोकस रखते हुए लॉन्ग टर्म की तरफ हम देख सकते हैं। ओके, अगर दुनिया के दूसरे देशों से हम कंपेयर करें इंडिया की कंडीशंस को, जैसा कि पांडे सर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है डिमांड ओरिएंटेड एक मार्केट है, वो एक प्लस पॉइंट दिखता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश जब थोड़ा सा भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ना चाहें तो उनके सामने मुश्किलें काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू इंडिया। हाँ, तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में 3 डी है, और डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड। तो अब क्या हो गया है, जैसे क्योंकि कोविड के द्वारा जो अर्निंग कैपेसिटी है लोगों की वो घट गई है, तो इस समय में डिमांड का जो उनका, अगर वो एक चीज 100 रुपए में खरीदते थे, अभी वो सेम चीज देख रहे हैं कि उनको 80 या 90 में मिले तो वो खरीदेंगे। तो इसलिए जैसे दोनों जगन्नाथन साहब और पांडे साहब ने कहा था कि ये जीएसटी में अगर हम मॉड्यूलेशन करें और उससे वो डिमांड एक्चुअली इंक्रीज करें, और क्योंकि अभी इंपोर्ट से ज्यादा आ नहीं रही हैं, तो लोकल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ेगा, लोकल कंजम्पशन होगा और पूरी इकोनॉमी की बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी। तो ये एक खास चीज है, डिमांड को स्टिमुलेट करना। और जैसे जगन्नाथन साहब ने कहा कि सारे जो अभी जो पैकेज में जो दिए गए थे वो सारे सप्लाई साइड इंटरवेंशन थे, डिमांड साइड इंटरवेंशन खासतौर से नहीं थे। हाँ, आप कह सकते हो कि जो श्रमिक वर्कर्स को और जो एग्रीकल्चर को और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया था और फ्री गैस सिलेंडर्स दिए थे, फ्री फूड दिया था, वो एक तरीके से उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिला है कि वो उनके पास पैसे किसी और चीज के ऊपर खर्च करे। लेकिन वो डिमांड साइड सिमुलेशन नहीं किया जाता। तो डिमांड साइड सिमुलेशन की अभी थोड़ी सी जरूरत है और उसको इस तरीके का करना चाहिए और शॉर्ट पीरियड के लिए करना चाहिए कि फिस्कल पे ज्यादा असर ना पड़े और लेकिन वो इंसेंटिव हो। क्योंकि अगर आप जीएसटी
थोड़े दिनों के लिए घटाएंगे तो वो एक इंसेंटिव होगा कि मैं इमीडिएटली परचेस करूं, नहीं तो अगर मैं बाद में परचेस करूंगी या करूंगा तो वो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक ह्यूज करेगा। और एक्चुअली क्या हुआ कि ऑटो सेक्टर में वो कोविड आने का समय बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि फरवरी और मार्च में ऑटो सेक्टर ह्यूज डिस्काउंट्स देते थे। अब वो BS4 के उनके पास जो व्हीकल्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा वो भी बेच नहीं सकते हैं, तो उनका और कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो अगर हम वो 28% से वो GST थोड़ा सा कम करें और उनको ऑटो सेक्टर को दो, और ऑटो सेक्टर का डिमांड बढ़े, फिर ऑटो कंपोनेंट्स का डिमांड बढ़ेगा, स्टील का डिमांड बढ़ेगा, प्लास्टिक्स का डिमांड बढ़ेगा, रबर का डिमांड बढ़ेगा, तो ऐसे जो चीजें हैं उनको एक तरीके से दे तो काफी फायदा हो सकता है। जगन्नाथन सर, लेकिन सरकारों के लिए मैं समझता हूँ कि शायद दोहरी चुनौती है। एक तरफ अगर वो GST को लोअर डाउन करते हैं, ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन काफी लोअर साइड पर दिख रहा है इस लॉकडाउन के बीच में, क्योंकि मार्केट क्लोज थे, डिमांड बहुत कम थी। और ऐसे में अगर डिमांड साइड इंसेंटिव की बात करूं तो एक तरफ टैक्स का कलेक्शन कम है, GST और अगर कम करते हैं तो फिर उनके पास एल्बो रूम कितना होगा? देखिए, अभी GST का रेवेन्यूज इतना कम हो गया है तो टोटल टॉप रेट काटने से आप और कम नहीं होगा। अभी तो उससे डिमांड स्टिमुलेट होके एक्चुअली रेवेन्यूज बढ़ेंगे। ये जून में मानता हूं कि ट्रांजिशन मंथ है, जहां पे हम लॉकडाउन से रिवाइवल शिफ्ट कर रहे हैं, माने गियर चेंज कर रहे हैं इकोनॉमी के। अभी तक तो स्लो डाउन और जीरो और नेगेटिव ग्रोथ हो रहा था, अभी जुलाई से बहुत पॉजिटिव ग्रो हो गया। अभी मई में भी देखिए, अगर पेट्रोलियम डिमांड अप्रैल में 50-60% डीजल और पेट्रोल के कंजम्पशन कट गए थे, अभी मई में ऑलरेडी रिवाइवल हो गया, 30-35% फॉल ही हुआ है, माने 2/3 ऑफ नॉर्मल डिमांड अभी आ गया है। अभी जून में और भी बढ़ेगा और जुलाई से एनर्जी डिमांड फुल फ्लेज हो जाएगा। इसके माध्यम से क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ये जुलाई में अगर GST कट करेंगे तो आपको शायद डिमांड रिवाइवल, जैसे चिनाई साहब कह रहे थे, डिमांड रिवाइवल बहुत शार्प होगा और नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एक्चुअली GST रेवेन्यूज बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो घट चुके हैं इतना कि उससे नीचे तो गिर नहीं सकते। अभी राइट टाइम स्टिमुलस जुलाई में देने का है। सो जुलाई टू सितंबर अगर करेंगे, अक्टूबर से नॉर्मल बिजी मंथ हो जाता है, तेजी का टाइम हो जाता है, तब नॉर्मल डिमांड पिकअप हो जाएगा। लेकिन ये क्वार्टर में अगर आप डिमांड स्टिमुलस करेंगे तो GST का जो घाटा हो रहा है वो ग्रेजुअली जल्दी फिल हो जाएगा। और एक जो एस्पेक्ट है जिसकी आशंका कई लोग कह रहे हैं जगन्नाथन सर, कि जॉब में सैलरी कट कुछ सेक्टर्स में दिखा और कुछ लोगों के सेक्टर में जॉब जाने का भी खतरा। ये जो फियर फैक्टर है, क्या इसको भी वो रूल करना होगा, कंट्रोल करना होगा? हमें डिमांड को ज्यादा तेजी के साथ हमें देखना है मार्केट में। हाँ जी, ये क्या होता है ना, जब डिमांड कम हो जाता है, लोग पहले कॉस्ट कटिंग करते हैं। कॉस्ट कटिंग में मोस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, जो टेम्पररी लेबर, माइग्रेंट लेबर जो हैं, वो कॉस्ट पहले काट देते हैं लोग। जैसे कि अगर मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर जिसने लेबर यूपी या बिहार से लेके आया, उसको पहले उसके तनख्वाह बंद हो जाते हैं, इसलिए अभी उनको वापस लाना मुश्किल है। इसलिए इसके लिए 1-2 महीने के लिए अगर यानी नेक्स्ट क्वार्टर में अगर सैलरी सपोर्ट देंगे तो ये लोग वापस आ सकते हैं, क्योंकि छोटे और मध्यम साइज के एंटरप्राइजेस जो हैं उनके पास कैश फ्लो नहीं रहती है जिससे ये इनको तनख्वाह दे सकते हैं। इसलिए पहले वो लेबर को काट देते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तो थोड़ा उनका थोड़ा सेविंग्स है, जिससे वो उनको मैंने लेबर काटना नहीं पड़ता है। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में पहला जॉब्स ही कट होते हैं, इसलिए सैलरी सपोर्ट 2-3 महीने की देने से वो जॉब्स रिस्टोर हो सकते हैं। नहीं, कभी जैसे जगन ने कहा था, जैसे जगन ने कहा था, देखिए कई जो है मीडियम और स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस है जो बैंकिंग लोन्स नहीं लेते हैं और लेकिन वो GST पे करते हैं, तो उनके लिए अगर वो GST के आधार पे थोड़ा सा लोन दे, जिससे वो सैलरी सपोर्ट कह रहे हैं और वो उनको जो बैंकिंग पूरा सिस्टम के थ्रू जाने की आवश्यकता ना पड़े, और वो अपना, जैसे कि आप ये उन्होंने हॉकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा था ना, 10,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने किया था लोन, वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। तो ऐसे अगर आप करेंगे और सैलरी सपोर्ट देंगे तो वो जो लार्ज स्केल में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कहा,
और अभी मॉनसून आएगा तो कंस्ट्रक्शन वैसे ही एक चैलेंज हो जाएगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा हम ले सकते हैं और इसको एक पूरे वो सेक्टर को जो माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस है आउटसाइड बैंकिंग चैनल्स, उनके लिए काफी सुविधा होगी। और वो ESI भी देते हैं, EPF भी देते हैं, लेकिन वो लोन्स नहीं लेते हैं और वो ये बैंकिंग में जो अभी सुधार किया है उनका कोई फायदा नहीं है उनके लिए। ओके पांडे सर, आखिर में आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा कि कुछ और सुझाव या फिर रास्ते इंडस्ट्री की तरफ से भी जो कदम उठाने की जरूरत है और सरकारों की ओर से। देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर अभियान का पैकेज जो है वो सप्लाई साइड पैकेज है और डिमांड नहीं है। मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये करना चाहूँगा कि ये जो सो कॉल्ड सप्लाई साइड पैकेज भी है, ये भी अपने आप में जो इसमें लाइवलीहुड्स इन्वॉल्व हैं, MSMEs एंड अदर इंडस्ट्रीज, उनकी डिमांड को प्रोटेक्ट करता है, बूस्ट करता है। क्योंकि जहां जो लिक्विडिटी जिन MSMEs के पास नहीं है, वहीं पर वर्कर्स का डिस्ट्रेस है, उनके ड्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं या इवन जॉब कट और सैलरी कट हो रहे हैं। तो ये सप्लाई साइड इंटरवेंशन भी इसमें डिमांड साइड इंटरवेंशन बिल्ट इन है। और मैं समझता हूं कि इस समय सबसे ज्यादा तेजी से जो हमारे बिजनेस पे कॉस्ट ऑफ जो रेगुलेशन है और बर्डन है, रेगुलेटरी बर्डन, उसको कम करने की जरूरत है, कॉस्ट को कम करने की जरूरत है, भले लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो आत्मनिर्भर बनने के साथ जब वो कॉम्पिटिटिव होगी तभी वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकेगी, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म फ्लिप है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि कॉस्ट और ईज को इंप्रूव करना, रेगुलेटरी बर्डन को कम करना, और जिसके लिए तरह तरह की क्रॉस सब्सिडीज हैं, चाहे रेलवे पैसेंजर टैरिफ क्रॉस सब्सिडी है या इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल क्रॉस सब्सिडीज हैं, इन सब के बर्डन को रिड्यूस करके इन मैन्युफैक्चरिंग एज ए होल उसकी कॉस्ट को, बेसिक कॉस्ट को कम करना। ओके, जगन्नाथन सर, आपका एक आखिरी कमेंट। हाँ, एक जो भी कदम सरकार ने उठाए हैं सब करेक्ट दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में थोड़ा बैलेंस नहीं है। जो भी अभी तक किया है ज्यादातर मीडियम और लॉन्ग टर्म है। जो जैसे पांडे जी कह रहे थे कि ये सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड अगले साल डिमांड में ट्रांसलेट होंगे, लेकिन इमीडिएटली आपको डिमांड स्टिमुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि एक पंप प्राइमिंग जो बोलते हैं ना, पंप चलाने के पहले उसमें पहले पानी डालना होता है, फिर पानी निकलेगा उधर से। इसलिए वो डिमांड स्टिमुलस जो है वो पंप प्राइमिंग की करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ वो टाइमिंग, अगर जुलाई में 2-3 महीने के लिए डिमांड प्राइम करेंगे तो सप्लाई साइड उसके बाद में डायरेक्टली डिमांड में। भारत में क्या प्रॉब्लम था कि 5-6 साल तक ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। इसलिए जो कदम सरकार ने उठाए हैं इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट करने के लिए वो सब ठीक हैं, वो नेक्स्ट ईयर और उसके बाद बहुत सर्व करेंगे। लेकिन अभी आगे 3 महीने में क्या करना चाहिए वो डिमांड स्टिमुलस ही कर सकेगा, इसलिए वो उसको प्रायोरिटाइज करना। लेकिन अभी बहुत जल्दी करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ डिमांड स्टिमुलेट करने से सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन जुलाई में स्टार्ट होगा तब डिमांड स्टिमुलेट करना चाहिए। कभी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, 2 शब्द। एक तो जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल इंडस्ट्री के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी है। इंडस्ट्री को प्रोडक्शन जारी करना चाहिए और अपने जो सप्लाई चेन्स हैं उनको रीस्टार्ट करना चाहिए, उनको एफिशिएंट बनाना चाहिए, और जितना भी कॉस्ट सेव कर सकते हैं वो कंज्यूमर को पास आउट करे, क्योंकि फिर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को देने के लिए कंज्यूमर में वो अपने खुद तरीके से डिमांड स्टिमुलेट करें। और इस साल जैसे वो नॉर्मली फेस्टिव डिस्काउंट्स देते हैं, वो एक बिल्डिंग ग्रोथ बैक के डिस्काउंट्स दें और कस्टमर्स को एक तरीके से वापस लाएं। और इसमें जो GST में जो चेंजेस करना पड़ेगा कि नॉट ऑन मैक्सिमम रिटेल प्राइस बट एक्चुअल प्राइस, वो थोड़ा सा अगर सुविधा हो तो बहुत ही फायदेमंद होगी। तो जहां तक एक साल गवर्नमेंट ने अपना जो आगे कदम बढ़ाए हैं वो एक बहुत ही अच्छे कदम है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में, लेकिन इंडस्ट्री को भी आगे ले जाके करना चाहिए कि वो अपने आप में कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करें, लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट कम करें और कस्टमर को एक तरीके से स्टिमुलेट करें और डिमांड वापस लाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, मिस्टर शेनॉय, जगन्नाथन सर और पांडे सर, हमें समझाने के लिए कि असल में देश में अगर वापस विकास दर को हासिल करना है तो उसका रास्ता क्या है और उस
रास्ते में सरकार, इंडस्ट्री और आम पब्लिक का रोल किस तरीके से नजर आ सकता है और क्या वो बड़े कदम हैं जिसके चलते हम इस मकसद को हासिल कर सकते हैं, लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।